हम लोग कल के क्लास में संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर कंप्लीट अपनी चर्चा कर चुके थे और ये चर्चा हमारी हो चुकी थी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और कोल्ड वॉर ये दोनों एक दूसरे के साथ में इनहेरेंटली इंटरवोवन है, एक दूसरे के साथ में एकदम जुड़ा हुआ है, गुत्थम गुत्थी है उसकी। तो हम इसके अंदर ये देख रहे हैं कि अब हमारा जो अगला टॉपिक मूव करेगा वो होगा कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर। खुश रहिए रितिका जी, चारवी जी, चरण स्पर्श खूब खुश रहिए। उपेंद्र बाबू गुड इवनिंग, इंद्रेश जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अभिनय अभियंता कुमार जी और सब लोगों को नमस्कार। जो लोग पहले विश कर चुके हैं उनका नाम देख नहीं पाया हूँ, तो दोबारा यदि भेजना चाहें तो भेज दीजिएगा। गोविंद राव जी राम राम, राम राम जी राम राम। प्रदीप कुमार जी जय हिंद, जय हिंद प्रदीप बाबू, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। पांजलि जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पूनम जी। पूनम जी एक बात बताओ कि आपकी माँ और आपके पिताजी भी आपको पूनम जी ही कहते हैं, या कि ये आपने बाकी दुनिया वालों के लिए बैरियर लगा के रखा है कि हमको पूनम जी के सिवा किसी दूसरे नाम से यदि संबोधित करोगे तो मैं पूछ लूंगी। प्रतिभा चौहान गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पप्पू बाबू। निशा तिवारी जी गुड इवनिंग। मुस्लिम अंसारी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राजनाथ सिंह, जय माता सरस्वती। रविशंकर जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो फिर चलिए कोल्ड वॉर का टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं और कोल्ड वॉर के अंतर्गत हमें ये देखना है कि इतिहास के सामान्य विद्यार्थी की तरह हम यदि इसे देखेंगे कि यह कब हुआ, और फिर हम ये देखते हैं कि ये किनके बीच में हुआ, कौन लोग थे इसमें, कब, कौन, उसके बाद फिर कहाँ, कहाँ, फिर इसका कारण क्या है, क्यों हुआ, और फिर इसका परिणाम। ठीक है ठीक है उपेंद्र कुमार जी, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और भी क्वेश्चन होगा तो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और आज ही एक्सप्लेन कर दूंगा, आप चिंता न करो। परिणाम, और उसके बाद फिर मीनाक्षी जी खुश रहिए, रत्ना कुमारी गुड इवनिंग। परिणाम के बाद फिर और क्या है, तो इसका अंत कैसे हुआ, अंत कैसे हुआ, इसका अंत कैसे हुआ। तो हम ये देख रहे हैं कि
कोल्ड वॉर का जो पीरियड है वह है 1945 से लेकर 1990 के बीच। उसके बाद इनमें कौन शामिल है, तो कौन शामिल है के अंतर्गत चल के देखो तो कौन, तो एक तरफ है यूएसए, यूएसए, दूसरी तरफ है यूएसएसआर, उसके बाद फिर है यूएसए के अंदर साथ में वेस्टर्न यूरोप, यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप, फिर इनके साथ में जापान जुड़ जाता है, इसके साथ में सऊदी अरबिया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान भी इधर रहा है, पाकिस्तान भी इधर रहा है। फर्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं है सुषमा जी, बस इतना ही है। तो और इधर यूएसएसआर है, तो यूएसएसआर के साथ में ईस्टर्न यूरोप के देश, फिर ईस्टर्न यूरोप में करीब 6 देश हैं, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इस तरह से। पहले यूगोस्लाविया भी था, बाद में उसे अलग हो गया था। ईस्टर्न यूरोप के देश और चाइना, फिर नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, फिर नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, फिर क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम के बाद क्यूबा, कंबोडिया, लाओस भी शामिल रहेगा इसमें, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया एंड लाओस ये भी शामिल रहेगा। नितेश जी गुड, खुश रहिए। कोमल जी गुड इवनिंग, सुषमा जी गुड इवनिंग, रहिए। तो एक तरफ कौन है, दूसरी तरफ कौन है, ये क्लियर है। इसके बाद फिर तब अगला मुद्दा है कि कोल्ड वॉर कहां हुआ, कब हुआ, को यदि हम मिटा दें और कौन कौन इसमें शामिल हुए थे इसको मिटा दें, क्योंकि पीछे उन दोनों का तो जवाब हो ही चुका है। 1945 टू 90 यहीं पर दे दिया।
तो अपने साथ मामला है कि कोल्ड वॉर कहां हुआ। तो कोल्ड वॉर की शुरुआत देखोगे तो पहले यह यूरोप के ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप के ईस्टर्न वेस्टर्न डिवीजन से हुआ था। कोल्ड वॉर की शुरुआत कहां से होती है? तो यूरोप के ईस्टर्न और वेस्टर्न डिवीजन से होती है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डिवीजन से। उसके बाद तब दूसरा पॉइंट क्या है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न डिवीजन के पश्चात फिर दूसरा मामला क्या आया कि कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर का जो विस्तार, कोल्ड वॉर की जो पहली सशक्त अभिव्यक्ति है, पहली सशक्त अभिव्यक्ति जिसमें बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति रहती है, वह है जर्मनी का प्रश्न, जर्मनी का विवाद। जर्मनी का विवाद। उसके बाद फिर देखोगे कि कोल्ड वॉर जहां तनावपूर्ण होता है वह है तुर्की एवं ग्रीस में, तुर्की और ग्रीस में अमेरिकन मिसाइल का आरोपण। तुर्की और ग्रीस में अमेरिकी मिसाइल का आरोपण। उसके बाद और क्या मामला है? और मामला यह है कि अगला जो तनाव का बिंदु है वह है चीन। चीन के बाद तनाव का बिंदु है कोरिया। कोरिया के बाद में तनाव का बिंदु है वियतनाम। वियतनाम। वियतनाम के बाद में फिर तनाव का बिंदु है एक तो कश्मीर को भी रख सकते हैं आप। कश्मीर भी कोल्ड वॉर का शिकार हुआ है। उसके बाद सुएज कैनाल, सुएज कैनाल और अरब इजराइल अरब इजराइल संघर्ष। अरब इजराइल संघर्ष। अरब इजराइल संघर्ष। उसके बाद फिर क्या कहानी है? तो उसके बाद की कहानी यह है कि नंबर 3 पर उधर जाते हैं, बीच वाला एक पेज हमने
छोड़ दिया। उसके बाद फिर है कि 1945 1945 से 54 तक, 1945 से 54 तक का काल 1945 से 54 तक का जो काल है, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। 1945 से 54 तक का काल तीव्र तनाव का काल है। तीव्र तनाव। फिर देखते हैं कि स्टालिन के बाद कुछ शिथिलता आई, किसमें? तो तनाव में, उसी को थाव बोलते हैं। तनाव में शिथिलता आई। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्यूबा का प्रश्न, तनाव की चरम अवस्था बन गया। तनाव की चरम अवस्था बन गया। तनाव की चरम अवस्था का दौर आ गया। हाँ हाँ प्रतिभा जी, बीच का एक पेज आपको भी छोड़ना है, क्योंकि बीच का पेज में ऑलरेडी मैंने ये लिखा दिया था, मतलब आपको नहीं छोड़ना है, माफ करिए, हाँ हाँ सॉरी। बीच का एक पेज मैंने छोड़ दिया था इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ था, आप मत छोड़िएगा, आपको ये मैंने लिखवा दिया है, तो मैं एक पेज इसलिए छोड़ा था। आप मत छोड़िएगा, आप कंटिन्यू रहिए। तो हमने क्या देखा इधर कि क्यूबा का प्रश्न तनाव की चरम अवस्था का मामला है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यह है कि अगला पॉइंट यह है कि व्हाट आफ्टर क्यूबा। फिर तनाव शिथिलता का दौर आ गया। फिर तनाव शिथिलता का दौर आ गया। तनाव शिथिलता के बाद अगला पॉइंट है कि अगला पॉइंट यह है कि तनाव शिथिलता के बाद फिर हेलसिंकी सम्मेलन एक हुआ। हेलसिंकी सम्मेलन। शिथिलता और बढ़ी। और बढ़ी। फिर देखोगे कि चाइना एंड यूएसएसआर की दूरी, चाइना और यूएसएसआर की दूरी एवं
चाइना और यूएसए की निकटता चाइना और यूएसए की निकटता से तनाव घटा। उसके बाद फिर वियतनाम के समाधान से तनाव घटा। इसके बाद कौन सा सम्मेलन लिखना है? हेलसिंकी। हेलसिंकी। वियतनाम और वियतनाम के समाधान से तनाव घटा। फिर क्या है कि कैंप डेविड की संधि से तनाव घटा। कैंप डेविड की संधि से तनाव घटा। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि अफगानिस्तान के मामले में फिर से अफगानिस्तान के मामले में फिर से हाँ, फिनलैंड की कैपिटल है। यस, यू आर राइट। अफगानिस्तान के मामले में फिर से कोल्ड वॉर उभरा। अफगानिस्तान के मामले में फिर से कोल्ड वॉर उभरा। इसका प्रभाव ओलंपिक पर भी पड़ा। इसके बाद फिर अगला पॉइंट कि इसका प्रभाव न्यूक्लियर प्रतिस्पर्धा और मिसाइल डिफेंस ट्रीटी पर पड़ा। मिसाइल डिफेंस ट्रीटी पर पड़ा। के बाद फिर अगला पॉइंट कि अगला पॉइंट यह है कि
इस दौरान, इसको अगले ही पेज में लिख लेते हैं। चाइना और यूएस, अगला पेज क्या है कि इस दौरान कोल्ड वॉर मूलतः यूएसए वर्सेस यूएसएसआर बनकर रह गया। बनकर रहा। फिर अगला पॉइंट क्या है कि मिखाइल गोर्बाचोव की नीति मिखाइल गोर्बाचोव की नीति इसमें क्या है असर इसका? मिखाइल गोर्बाचोव की नीति का क्या असर है? तो यह कि मिखाइल गोर्बाचोव की नीति का असर यह है कि उसने विदेश नीति में आदर्श की भूमिका को अस्वीकार कर दिया। विदेश नीति में आदर्श की भूमिका को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? वह अमेरिका से मिलकर परमाणु हथियारों की कटौती परमाणु हथियारों की कटौती का विचार स्वीकार किया। परमाणु हथियारों की कटौती का विचार स्वीकार किया। उसके बाद फिर क्या है? परमाणु हथियारों के विचारों की कटौती स्वीकार किया। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट यह है कि
यह अगला पॉइंट है कि वह ईस्टर्न यूरोपियन देशों में स्वतंत्र राजनीति को स्वीकार कर लिया। स्वतंत्र राजनीति को स्वीकार कर लिया। उसके बाद अभी घटनाओं को लिखते जाओ, मैं कहानी सुनाऊंगा तो लगेगा कि सब घटनाएं एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। जो मैंने पिछले दिन सुनाया है वही आज भी रिपीट होना है बहुत सारा, तो आपको जोड़ के समझाऊंगा, कहानी बिल्कुल साफ समझ में आएगी। तो चिंता मत करना कि अरे इतनी घटनाएं हैं, इतनी घटनाएं हैं, तो सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और इसके बाद फिर अगला मुद्दा है कि उन्नीस सौ जर्मनी के एकीकरण को मान्यता देना। और फिर यूएसएसआर का विघटन। यूएसएसआर का विघटन। फिर हम ये देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ा, यूएसएसआर के विघटन का प्रभाव क्या पड़ा। उससे जुड़ा हुआ आपका अगला टॉपिक होता है अमेरिका का प्रभुत्वशाली देश के रूप में उभार। ठीक है, तत्काल हम इसको बाद में देखेंगे। अब इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कोल्ड वॉर आखिर है क्या। कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर 1945 से 90 के बीच में यूरोप मूलतः और फिर यूरोप के बाहर की दुनिया के बीच तनाव की एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि युद्ध होता हुआ दिखता नहीं है और शांति असंभव लगती है। वॉर लुक्स इम्प्रोबेबल एंड पीस लुक्स इम्पॉसिबल। जिसमें वॉर की जो तासीर है ना भाषा और साहित्य में, वो गर्माहट वाली है। लेकिन यहाँ क्या स्थिति है कि शीतलता बनी हुई है। माने शीतलता डिनोट्स टू पीस, लेकिन ये कैसा पीस है भाई? तो युद्ध की संभावनाओं से परिपूर्ण, संभावनाओं से भी ज्यादा उपयुक्त शब्द है आशंकाओं से परिपूर्ण शांति काल, माने तनावपूर्ण शांति का काल। एक ऐसा काल जिस दौर के बारे में एक समीक्षक ने बहुत सही लिखा है कि युद्ध सामान्यतया मैदान में होता है, आसमान में होता है, जल क्षेत्र में होता है।
लेकिन ये एक अलग किस्म का युद्ध था जो नर्वस सिस्टम के लेवल पर हो रहा था, स्नायु तंत्र के स्तर पर हो रहा था। ये ऐसा युद्ध था जिसमें खून बह नहीं रहा था, रगों में सूख जा रहा था। ये एक ऐसा युद्ध था जिसके अंतर्गत हितों की प्रतिस्पर्धा, सामरिक तैयारी की प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे के साथ में डिप्लोमेटिक प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे के खिलाफ गुप्तचरी की प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे के विरोध में मीडिया में आग उगलने की प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे से आइडियोलॉजिकल तरीके से टकराने की प्रतिस्पर्धा शामिल थी। दो खेमाएं एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने की कोशिश करता था। तैयारियां होती रहती थी, युद्ध नहीं होता। बीच बीच में समझौते होते थे और फिर बीच बीच में तनाव के कई कारक उभर जाते थे। इस समझौतों और तनावों के बीच 45 साल ऐसे गुजरे कि जिसमें कुछ दौर है कि जब तनाव शिथिलता की ओर जाता है, फिर किसी मुद्दे पर तनाव पीक पर आ जाता है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि स्टालिन के काल में तनाव जितना एक्यूट था, उसमें थोड़ी सी कमी आई है तब जब स्टालिन मरा। जब सोवियत संघ का लीडर खुर्शेव बना तो तनाव में थोड़ी सी शिथिलता आ गई। लेकिन बावजूद इसके फिर देखोगे कि चाहे हंगरी का मामला हो, फिर से तनाव ला दिया, या सुएज कनाल का मामला हो, उसने फिर से तनाव ला दिया, या फिर उसके बाद आप देखोगे कि क्यूबा के संकट के कारण तनाव अपने पीक पर चला गया। फिर हम देखते हैं कि तनाव में शिथिलता आती है। तनाव में शिथिलता आ रही है तो कई सारे कारण हैं जो तनाव की शिथिलता को जन्म देते हैं, लेकिन फिर बीच में तनाव को उभारने वाले भी कारक उभरते रहते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि तनाव की शिथिलता एक डोमिनेंट करंट है 1962 से लेकर 1980 के बीच में, लेकिन बीच बीच में तनाव भी उभरते रहते हैं। 1980 तक आते आते फिर से तनाव उभरता है अफगानिस्तान के मैटर को लेकर, और उसके बाद फिर क्या कहानी है? उसके बाद की कहानी फिर यह है कि तनाव कुछ ही समय तक रहता है और अंततः 1990 तक आते आते शीत युद्ध खत्म हो जाता। तो फाइनली हमने आपको क्या बताया? तो अब ये देखो कि हम एक एक करके शुरू करें। ये मैं समझा चुका आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। आप कोल्ड वॉर का मतलब यदि आप समझ गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये मामला है कि कोल्ड वॉर की शुरुआत क्यों हो रही थी और कब हुई। तो कोल्ड वॉर की शुरुआत, मैं पॉलिटिकल किस्सा समझा देता हूं, फिर आपको सामने में पॉइंट्स निकाल के लाऊंगा। कोल्ड वॉर की शुरुआत का पहला रूट यदि आप देखना चाहो तो 1917 ईस्वी में ही मिल जाएगा, जबकि यूएसएसआर का जन्म हुआ। उन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की पुनर्स्थापना किया और उनके ऊपर मित्र राष्ट्रों ने हमला किया। उस समय पूंजीवादी और कम्युनिस्ट देशों के बीच का टकराव बहुत दूर तक आगे नहीं बढ़ा। उसका रीजन ये है कि उन देशों ने अपने
आइडियोलॉजिकल स्टैंस को थोड़ा सा नरम कर लिया। यूएसएसआर ने भी कह दिया कि हम दुनिया में कम्युनिज्म के प्रसार में वो प्रतिबद्धता नहीं मानते कि दुनिया के देशों में जबरदस्ती फैलाएंगे। और फिर मित्र राष्ट्रों को भी वर्ल्ड वॉर 1 की तबाही के बाद अपने पुनर्निर्माण का काम करना था, एवं पेरिस पीस ट्रीटी की जो तनावपूर्ण स्थितियां थी, उन तनावपूर्ण स्थितियों के कारण भी कठिनाई थी। तनावपूर्ण परिस्थितियों का भी एक कारण था कि दो विश्व युद्धों के बीच के काल में कोल्ड वॉर जैसी स्थिति प्रकट नहीं हुई। उस दौर में मूल तनाव था प्रथम विश्व युद्ध के विजेता और जर्मनी के बीच, और बाद में विजेताओं में से दो घटक आ गए, एक तरफ फ्रांस और ब्रिटेन और दूसरी तरफ इटली और जापान, जो कि जर्मनी की ओर मुड़ गए। तनाव इन दोनों के बीच में दिख रहा है, और इसीलिए सोवियत संघ उस समय न तो मूलतया ब्रिटेन और फ्रांस के खेमे का मूल थ्रेट था, न ही जर्मनी इटली जापान के खेमे का मूल थ्रेट। और यही वो वजह है कि हिटलर ने जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के हमलावर आक्रमण की शुरुआत किया, तो एक तरफ वो फ्रांस पर हमला कर रहा है, दूसरी तरफ वह जर्मनी पर हमला कर रहा है, सॉरी माफ करिए, रूस पर हमला कर रहा है। और रूस पर हमला करने के पीछे इसका कारण नहीं है कि रूस में जो सरकार है उसकी विचारधारा क्या है, वह सामरिक रीजन से प्रभावित होकर हमला कर रहा है। जो क्या कहते हैं, सामरिक रीजन से प्रभावित होकर यदि हमला कर रहा है तो वह मैकेंडर के विचार से प्रभावित था, जिसका यह कहना था कि जिसका यूराल पर्वत पर शासन होगा वह विश्व पर प्रभुत्व की स्थिति में आ जाए। तो मैकेंडर के विचार से प्रभावित था। मैकेंडर का विचार जियोपॉलिटिकल विचार है, उसका आइडियोलॉजी से कोई नाता नहीं है कि तुम कम्युनिस्ट हो, कि तुम कैपिटलिस्ट हो, तुम राजतंत्रवादी हो, कि तुम लोकतंत्रवादी हो। ही डज नॉट केयर इन हिज स्टडीज। वो जियोपॉलिटिकल स्टडी करता है, मतलब भौगोलिक परिस्थितियां जिसके आधार पर तुम्हारी अंतर्राष्ट्रीय जो बढ़त है वो स्थापित हो सकती है, या भौगोलिक परिस्थितियां जिसके कारण तुमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियां मिल सकती। वो इन विषयों को पढ़ता है और कहता है कि उराल पर्वत पर जिसका कब्जा होगा वह विश्व पर प्रभुत्वशाली स्थिति में आ जाएगा। तो अब चलकर देखो कि वो एक ऐसा देश है जो कि माने जर्मनी, जो कि फ्रांस, ब्रिटेन और रूस यानी यूएसएसआर दोनों ही खेमों पर हमला करता है, इसलिए दोनों एक हो गए। किंतु ये बात तब तक की है कि जब तक कि उग्र राष्ट्रवाद के दो घटकों के बीच में लड़ाई जारी रहेगी। आप ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हुआ और यूरोप में उग्र राष्ट्रवाद पर आधारित जो दो घटक बने थे उन दो घटकों का भी अंत हो गया, क्योंकि जर्मनी की हार हुई, ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी में दो भागों में उसका विभाजन हो गया। ईस्टर्न चला गया यूएसएसआर के प्रभाव अंतर्गत कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में तब्दील हुआ, और वेस्टर्न आ गया इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के प्रभाव वाले में, वहां पूंजीवादी विचारधारा आ गई। जर्मनी एक वर्ल्ड पावर के रूप में यूरोप और दुनिया की कूटनीति को डिटरमिन करने की स्थिति में रहा ही नहीं। इटली उसके बाद फिर डेमोक्रेसी की ओर मुड़ा, और उसके बाद वह आक्रामक राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद के रास्ते विश्व में इटली के प्रभुत्व की स्थापना वाला सिलेबस भूल गया।
जापान ने फिर से उग्र राष्ट्रवाद का रास्ता और सैन्य राष्ट्रवाद का रास्ता और विश्व के ऊपर जापान के प्रभुत्व की संकल्पना का रास्ता, उन सब रास्ता को त्याग दिया। और इंग्लैंड फ्रांस भी अब इतने प्रभुत्वशाली नहीं रहे जितना कि वर्ल्ड वॉर II के पहले थे। उनकी स्थिति तो इतनी दुर्गतिपूर्ण हो गई कि उनको अपने देश का इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए अमेरिका के सहयोग पर निर्भर करना था, और इसीलिए कई स्तरों पर अमेरिका के निर्देशों को भी मानते थे। तो मूल शक्ति जो उभर कर आती है वर्ल्ड वॉर II के बाद, वह विजेताओं की ओर से ही दो शक्तियां थी, एक यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर। यूएसए और यूएसएसआर के बीच का जो तनाव है वह वर्ल्ड वॉर II के दौरान ही दिख गया। और जब उन दोनों के बीच का तनाव दिख गया था तो इंग्लैंड वॉज ऑलवेज along with अमेरिका एंड फ्रांस ऑल्सो। हालांकि फ्रांस की द्वितीय विश्व युद्ध में ज्यादा भूमिका नहीं है, क्योंकि फ्रांस युद्ध की शुरुआत होते ही जर्मनी के प्रभाव में चला गया और युद्ध के अंत में उसे अमेरिका ने आजाद कराया इंग्लैंड के साथ मिलकर। तो वह बहुत ज्यादा निर्णायक भूमिका में नहीं था। जो निर्णायक भूमिका थी वह एक तरफ अमेरिका की थी और दूसरी तरफ इंग्लैंड की थी। और इंग्लैंड और अमेरिका दोनों ही ये चाहते थे कि युद्ध का जब अंत हो तो अंतिम लड़ाई जर्मनी और सोवियत संघ के बीच में चले। जर्मनी और सोवियत संघ के बीच में लड़ाई चले क्योंकि उनको लग रहा था दुश्मन तो ये दोनों ही हैं। तो इन दोनों के बीच की दुश्मनी से यदि इन दोनों ने एक दूसरे को कमजोर कर दिया तो जो अंत में बचेगा उसको हम निरस्त कर देंगे, अंत में हम उसको खारिज कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये शीत युद्ध की शुरुआत के लक्षण दिखने लगे थे। अमेरिका परमाणु बम बनाया, इंग्लैंड को खबर दिया, सोवियत संघ को खबर नहीं दिया। अमेरिका ने कई प्रकार के सैनिक आर्थिक सहयोग दिया वर्ल्ड वॉर II के दौरान, इंग्लैंड को दिया, सोवियत संघ को नहीं दिया। तो यह बात बिल्कुल साफ दिखने लगी थी कि सोवियत संघ से जो दूरी है उस दूरी का कारण क्या है। सोवियत संघ से जो दूरी थी उस दूरी का कारण यह था कि सोवियत संघ कम्युनिस्ट कंट्री है और अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। और भी दोनों के बीच के टकराव के कारण है, लेकिन मूल रूप से यदि आप टकराव के कारण की जड़ तक जाना चाहते हैं तो उसके रूट में हमें मिलता है आइडियोलॉजिकल टकराव। आप लोग मेरी बात समझ गए हैं? यदि हाँ तो ठीक, नहीं तो कोई सवाल पूछना चाहते हैं अभी तक की चर्चा में तो सवाल पूछ लीजिए। चलिए चलिए। रीजन्स, आइडियोलॉजिकल उसके बाद महत्वाकांक्षा का टकराव, महत्वाकांक्षा का टकराव, यूएसएसआर की असुरक्षा का, यूएसएसआर की असुरक्षा का
मामला, उसके बाद वेस्टर्न यूरोप की असुरक्षा का मामला, वेस्टर्न यूरोप की असुरक्षा का मामला, तो ये कुल मिलाकर 4 बिंदु हुए। 4 बिंदु हुए, आइडियोलॉजिकल एम्बिशन, यूएसएसआर की असुरक्षा और वेस्टर्न यूरोप की असुरक्षा। तो यदि आप आइडियोलॉजी की बात करोगे तो आपको यहां पर नजर आने को है कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट। फिर दूसरा मामला है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियट वर्सेस डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियट वर्सेस डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियट वर्सेस सर्वहारा की तानाशाही बनाम लोकतंत्र। सर्वहारा की तानाशाही वर्सेस लोकतंत्र, सर्वहारा की तानाशाही बनाम लोकतंत्र। कुल मिलाकर अपना हिस्सा यह है कि ये जो रीजन्स हैं हमारे सामने में, ये हैं कि आइडियोलॉजिकल टकराव तो पीछे के डिस्कशन से बिल्कुल क्लियर होगा। नहीं, प्रतिभा प्रभाव का पॉइंट नहीं बताया है, वो अभी बताऊंगा भी नहीं। आइडियोलॉजिकल टकराव तो बिल्कुल क्लियर होगा कि एक देश चाहता है कि दुनिया में कम्युनिज्म स्थापित कर दें और दूसरा देश चाहता है कि कैपिटलिज्म स्थापित कर दे। एक देश कहता है कि हम डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट लाएंगे और दूसरा देश कहता है कि हम तो डेमोक्रेसी लाएंगे और हम डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे। अब इसके बाद चलकर देखो तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मामला सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजिकल टकराव का नहीं है। अब कैसे कह सकते हो कि मामला सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजिकल टकराव का नहीं है? यदि हम सिर्फ ये कह दें कि मामला सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजिकल टकराव का नहीं है बल्कि और भी कारण हैं, तो बातें थोड़ी सतही हो जाएंगी। मामला आइडियोलॉजिकल टकराव का नहीं है, मात्र ये बात जब कहते हो तो तुमको कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी के प्रति इनकी प्रतिबद्धता में कुछ कमी का उदाहरण दिखाना पड़ेगा। यदि तुमने आइडियोलॉजी में इनकी जो प्रतिबद्धता है, जो इनका जो कमिटमेंट टुवर्ड्स आइडियोलॉजी है, उसके अंदर कोई कमजोरी नहीं दिखाया, तो तुम्हारी बात के लिए एक लॉजिकल स्पेस तैयार नहीं हो। तो हम ये दिखाएंगे कि भाई यूएसएसआर एंड चाइना, ये दोनों कौन से आइडियोलॉजी वाले देश थे?
यूएसएसआर और चाइना में कौन सा आइडियोलॉजी था? दोनों कम्युनिस्ट थे। दोनों कम्युनिस्ट थे और उन दोनों में तनाव हो गया। दोनों के बीच में तनाव, टकराव का कारण क्या था? रीजन क्या था? दोनों में तनाव और टकराव का रीजन क्या था? दोनों में तनाव और टकराव का रीजन यदि खोजोगे तो तनाव और टकराव का रीजन था, व्हाट वाज द रीजन? दोनों में तनाव और टकराव का, तो दोनों में तनाव और टकराव का जो रीजन था वो था क्षेत्रीय सीमाओं का विवाद। क्षेत्रीय विवाद। जो थोड़े से आइडियोलॉजी को समझ रखते हैं ना, उनको ये बात सुनकर तुरंत हंसी आएगी। वो ये समझ जाएंगे कि अरे ये तो आइडियोलॉजी का ड्रामा मात्र है। क्या कोई कम्युनिस्ट कंट्री नेशन को मानता है? तो उत्तर है नो। और जब वो नेशन को नहीं मानता है तो नेशनल टेरिटरी को नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। और इसीलिए जब वर्ल्ड वॉर 1 के बीच में ही दूसरी क्रांति हुई, जिसे कम्युनिस्ट क्रांति हम कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति जब हुई अक्टूबर 1917 में, तो लेनिन ने जर्मनी के साथ में समझौता किया, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किया। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किया। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किया। तो जर्मनी ने जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किया, उसके तहत हम क्या देख रहे हैं कि ब्रेस्ट लिटोवस्क के तहत लेनिन ने जर्मनी को बहुत सारे रूसी प्रदेश सरेंडर कर दिया। बहुत सारे रूसी प्रदेश जब सरेंडर कर दिया तो लोगों ने आलोचना किया कि ये कैसा एग्रीमेंट, ये कैसी संधि आपने किया कि आपने अपने देश का बहुत सारा हिस्सा ट्रांसफर कर दिया। तो वो बोला, हम नेशन को तो मानते ही नहीं भाई, हमने स्ट्रैटेजिक तरीके से समझौता किया, इतना इलाका हमने दे दिया और इतना इलाका हमने बचा लिया, यहां हम कम्युनिज्म स्थापित करेंगे। नंबर 2, कल को तो हम पूरी दुनिया में ही कम्युनिज्म स्थापित करने जा रहे हैं, तो यहां भी कम्युनिज्म स्थापित करेंगे। हम तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को मानते हैं। तो जो हम यूएसएसआर बनाए हुए हैं, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये नेशनलिज्म की जमीन पर थोड़े ना तैयार हुआ है। हम इसे एक इंटरनेशनल कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का एपिसेंटर बनाएंगे, एक केंद्र बनाएंगे, और उसके आधार पर पूरी दुनिया में इस कम्युनिस्ट क्रांति की तैयारी करेंगे। तो जो आइडियोलॉजिकली इस बात में यकीन करता था, उसी देश में हम क्या देख रहे हैं कि एक दूसरे कम्युनिस्ट कंट्री से तनाव है, और तनाव आइडियोलॉजिकल नहीं है, रीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट है। रीजन, क्षेत्र, भौगोलिक सीमा, जो नेशनलिज्म पर आधारित है। नेशनलिज्म पर आधारित है। तो कम्युनिस्ट कंट्रीज वेयर फाइटिंग फॉर द नेशनलिस्ट इंटरेस्ट। कम्युनिस्ट countries
were fighting for the nationalist interests. कम्युनिस्ट कंट्रीज वेयर फाइटिंग फॉर द नेशनलिस्ट इंटरेस्ट। जो कम्युनिस्ट देश थे वह राष्ट्रवादी हितों के लिए लड़ रहे थे, वो राष्ट्रवादी हितों के लिए लड़ रहे थे। और इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि LNG, हाँ, लेनिन एंड जर्मनी लेनिन एंड जर्मनी। तो इससे क्या दिखा? इससे आपको आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट दिखाई दिया या कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के प्रति कमजोरी दिखाई दिया? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इससे आपको आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की कमजोरी ही दिखाई दिया होगा। दूसरा उदाहरण आप देखो कि यूएसए एवं फ्रांस में टकराव, यूएसए एवं फ्रांस में टकराव यूएसए एवं फ्रांस में टकराव। नेशनल इंटरेस्ट वाला बहुत कंफ्यूज था सर, जब पुष्पेट पंथ था। नहीं समझा मैं, पुष्पेट पंथ सर बोले थे। अच्छा, अब समझ गए ओपन? नेशनल इंटरेस्ट वाला मामला आप समझ गए? सर जो नेशन को ही नहीं मानते हुए नेशनलिस्ट हो सकते हैं? मतलब मुझे लगता है कि जो नेशन को नहीं मानते कहने भर के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर नेशनल इंटरेस्ट की बातें करते हैं, वो तो हो सकते हैं ना। नेशन को आप नहीं मानते हैं, ये आइडियोलॉजी है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के लिए आप सभी प्रकार का उपाय करते हैं, तब तो आप मानते हैं ही ना। अंदर की बात है ये। वो ना, मतलब वो एक टीवी पर ने ऐड देखा था, किसी थर्मोकोल का ऐड था। तो ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है, अंदर अंदर मानते थे। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि यूएसए एवं फ्रांस में टकराव था। ये दोनों ही कैपिटलिस्ट थे, दोनों ही डेमोक्रेटिक थे, लेकिन दोनों में टकराव हुआ और इसी टकराव के कारण फ्रांस ने नाटो का नाटो की सामरिक सदस्यता का त्याग कर दिया। नाटो की सामरिक सदस्यता का त्याग कर दिया। उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट क्या हुआ? तीसरा पॉइंट यह हुआ कि
यूएसए ने कई देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सरकारें गिरा दिया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सरकारें गिरा दिया। और और डेमोक्रेटिक सरकारों की उन्होंने गवर्नमेंट गिरा दिया और राजतंत्र का संरक्षक बन गया। राजतंत्र, सैन्य शासन, आदि का संरक्षक बन गया। राजतंत्र, सैन्य शासक, यहां तक कि आतंकवाद आदि का, आतंकवाद आदि का संरक्षक बन गया। आप लोग को मालूम हो कि तालिबान की शुरुआत इसी ने कराया था। तालिबान की शुरुआत तो अमेरिका ने कराया था, तब जबकि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना सोवियत संघ ने करवा लिया, तो उसके खिलाफ में एक मोर्चा खोला गया। और ये मोर्चा कौन सा मोर्चा था? तो तालिबानी मोर्चा, राइट। तो फाइनली हम इस बात को समझ रहे हैं कि यूएसएसआर का मोर्चा हो अथवा अमेरिका का मोर्चा हो, इनके खुद के कार्यों से पता चलता है कि इनका अपने अपने डिक्लेयर्ड आइडियोलॉजी के प्रति कमिटमेंट कम था। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये बात खत्म हो चुकी है। यदि इसमें कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मतलब ये तो आप नाटो में पढ़ेंगे, नाटो में। और दूसरा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कई देशों में डेमोक्रेटिक सरकारों को गिराया है। आप साउथ अमेरिका के उदाहरण देख सकते हैं। आप ये भी उदाहरण देख सकते हैं कि कैसे कई जगहों पर सैन्य शासन और राजतंत्र का संरक्षण किया है। तो पाकिस्तान में देख सकते हैं, पाकिस्तान में देख सकते हैं, उसने लगातार सैन्य शासन का संरक्षण किया है। अरब देशों में जाके देखिए, उसने राजतंत्र का संरक्षण किया है और आतंकवाद का संरक्षण उसने किया है। मतलब बात यह है कि 1979 में जब सोवियत संघ की सरकार ने अफगानिस्तान के इलाके में अपनी मर्जी की एक कम्युनिस्ट सरकार को गद्दी पर बिठा दिया, तो अमेरिका को लगा कि वह चूक गया। कहानी कुछ इस तरह की है कि ये है यूएसएसआर, ये है अफगानिस्तान और ये है पाकिस्तान। और यहां तक अमेरिका पहुंचा हुआ था। और अमेरिका सोचता था कि यदि हम यहां पहुंच जाएंगे तो सोवियत संघ मेरे सीधे निशाने पर होगा। और सोवियत संघ को अपनी चिंता थी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जियो पॉलिटिकल प्लेस था और इस वजह से यूएसएसआर ने यहां पर अपनी मर्जी की एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को गद्दी पर बिठा दिया। नजीबुल्लाह वहां की सरकार का मुखिया बना। अब अमेरिका को लग रहा है कि हम यहां तो पिछड़ गए, तो उसके विरोध के लिए अमेरिका ने वहां पर रिलीजियस कम्युनिटी को आगे बढ़ाया।
रिलीजियस कम्युनिटी को आगे बढ़ाया। और जब उस रिलीजियस कम्युनिटी को आगे बढ़ाया तो वो कौन है? तो तालिबान। तालिबान कौन है? इस्लाम को जानने वाले मुस्लिम युवाओं का, सॉरी, इस्लाम को जानने वाले, मानने वाले मुस्लिम युवाओं का एक ऐसा ग्रुप जिसकी इस्लाम की अपनी एक अलग परिभाषा है। इस्लाम की हर परिभाषा एक जैसी तो नहीं है, उसकी इस्लाम की अपनी एक परिभाषा है और उसके मुताबिक अपने समाज को वो गढ़ना चाहता है। और जब वह अपने मुताबिक अपने समाज को गढ़ना चाहता है तो वह अपने विचार के विरोध को, उसके लिए किसी विकल्प को मानने के लिए तैयार नहीं है और अपने विरोध में खड़े लोगों को वह अपना और देश का और इस्लाम का दुश्मन मानता है और इसलिए उनके प्रति वह हिंसात्मक कार्रवाई करने के लिए सहर्ष तैयार रहता है। और जब यह अपने दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ पाता है तो दुश्मन के ऊपर घात लगाकर आतंकवादी हमले करता है। मौका मिल जाएगा तो दुश्मन को अपने देश से निकालकर उस देश पर शासन भी करेगा। तालिबान ने कम्युनिस्टों को वहां से निकाल दिया, वहां पर शासन भी कम्युनिस्टों ने किया और वहां पर शासन आगे तक तालिबानियों ने भी किया। तालिबानियों को उभारा किसने था? हथियार देकर, उनके लिए बंकर बनाकर, उनको पैसा देकर अमेरिका ने। क्योंकि अमेरिका कम्युनिस्टों की सरकार को हटाकर अपने प्रभाव को स्थापित करना चाहता था। तो तत्काल मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अमेरिका को आइडियोलॉजिकली कमिटेड कंट्री नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने ये 3 उदाहरण हमारे सामने में छोड़ दिए। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका भी दे सकते हो, मतलब उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। तुम यदि मुझसे उदाहरण मांगने लगो तो क्या होगा, मैं 50-60 उदाहरण और दे दूंगा, लेकिन उन 50-60 उदाहरणों का कितना इस्तेमाल करोगे? मैं सिर्फ और सिर्फ उतने मुद्दे को ही उठाऊंगा जितने पे बात थोड़ी आ, हमारी कहानी बन जाएगी। साउथ अफ्रीका भी गलत उदाहरण नहीं होगा, शीत युद्ध का उदाहरण एक वो भी है। वैसे मैं साउथ अफ्रीका के टॉपिक पर आऊंगा ही, एक अलग टॉपिक है उसे हम पढ़ाऊंगा तो उसमें आऊंगा ही। अब उधर चलो। तो हमारे सामने कहानी क्या है कि आइडियोलॉजिकल टकराव तो दोनों में, हाँ, लेकिन आइडियोलॉजिकल टकराव मात्र मुद्दा नहीं था। आइडियोलॉजिकल कमजोरियां तो, आइडियोलॉजी की जगह पर उल्लंघन तो हमने उनके व्यवहार में देख लिया। फिर हम क्या देखते हैं? फिर हम देख रहे हैं कि यूएसएसआर वेस्टर्न यूरोप एंड यूएसए की असुरक्षा की भावना, असुरक्षा की भावना। यूएसएसआर का यह कहना है कि हम ने वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के बाद जीता हुआ क्षेत्र खाली नहीं किया, जीता हुआ क्षेत्र इसलिए खाली नहीं किया
इसलिए खाली नहीं किया कि यूएसएसआर का कहना है कि हमने जीता हुआ क्षेत्र इसलिए खाली नहीं किया कि वो क्षेत्र हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी थे, सुरक्षा के लिए जरूरी थे। तो अब आप जब कहिएगा कि हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी थे, तो उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? प्रमाण है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम बर्बाद हुए थे। फिर है मित्र राष्ट्रों ने हम पर हमला किया था, मित्र राष्ट्रों ने हम पर हमला किया था। उसके बाद फिर तीसरा है मित्र राष्ट्रों के हमला के बाद का मामला क्या है? मित्र राष्ट्रों का हमला, उसके बाद का मामला क्या है कि वर्ल्ड वॉर टू में भी हमला हुआ था। उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर टू के अंतिम दौर में साथी की दुर्भावना, साथी की दुर्भावना साथी की दुर्भावना वर्ल्ड वॉर टू के अंतिम दौर में साथी की दुर्भावना थी, गलत भावना दिखाई दे रही थी। मैंने अमेरिका की दुर्भावना दिखाई दे रही थी, इंग्लैंड की दुर्भावना दिखाई दे रही थी। तो इन स्थितियों में हमारे लिए जरूरी था कि हम अपने आप को एक शील्ड के अंदर रखें। यदि हम एक शील्ड का निर्माण नहीं करेंगे तो हम नहीं सुरक्षित रह पाएंगे। ये किसका तर्क था? ये तर्क था यूएसएसआर का। इंग्लैंड का, सॉरी माफ करिए, वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप का तर्क था कि यूएसएसआर वॉज एग्रेसिव, यूएसएसआर एग्रेसिव हो गया था, सोवियत संघ बहुत आक्रामक हो गया था। जब सोवियत संघ बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, क्या देखते हैं? सोवियत संघ के आक्रामक हो जाने की स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि यूएसएसआर की, सोवियत संघ बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है तो हम ये देख रहे हैं कि यूएसएसआर की संभावना यह भी थी कि ईस्टर्न यूरोप की तरह वह वेस्टर्न यूरोप में भी, ईस्टर्न यूरोप की तरह वह वेस्टर्न यूरोप में भी कम्युनिज्म स्थापित कर देगा, कम्युनिज्म थोप देगा।
ईस्टर्न यूरोप की ही तरह वह वेस्टर्न यूरोप में भी कम्युनिज्म थोप देगा। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या है, यूएसएसआर की संभावना यह भी थी कि वह ईस्टर्न यूरोप की ही तरह वेस्टर्न यूरोप में भी कम्युनिज्म थोप देगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट यह है कि अगला पॉइंट क्या है कि वह वेस्टर्न यूरोप, ओके, इसलिए वह यूएसए के साथ मिलकर 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 नाटो का निर्माण किया, नाटो बनाया। अमेरिका का क्या कहना है, यूएसएसआर का कंटेनमेंट जरूरी था। कंटेनमेंट माने उसको रोक कर रखना, उसको रोक कर रखना जरूरी था, उसको रोक कर रखना जरूरी था। यूएसएसआर का कंटेनमेंट जरूरी था, उसको रोक कर रखना जरूरी था, उसका कंटेनमेंट जरूरी था। फिर क्या कहानी है, कंटेनमेंट जरूरी है। उसके बाद क्या कहानी है कि यूएसएसआर, बस इतना ही छोड़ देते। तब हम क्या कहते हैं कि ये तो तमाम ऐसी बातें हुई जिससे कि असुरक्षा दिखती है। अब हम ये कहेंगे कि असुरक्षा के उदाहरण तो सामने स्पष्ट है ना, कि सोवियत संघ ने क्या कहा, फिर वेस्टर्न यूरोप ने क्या कहा, और फिर यूएसए ने क्या कहा। अब हम कहते हैं कि वेस्टर्न यूरोप की असुरक्षा वेस्टर्न यूरोप की असुरक्षा की मान्यता या असुरक्षा का दावा कुछ हद तक स्वीकार किया जा सकता है, कुछ हद तक स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन लेकिन यूएसएसआर एवं यूएसए की असुरक्षा का दावा कमजोर है। कमजोर है मतलब जब भी कभी कोई हिस्टोरियन कोई स्टैंड लेता है, तो जब तक कि आप उसके स्टैंड के यूज में रखे गए फैक्ट एंड लॉजिक को एग्जामिन करके उसे खारिज नहीं करिएगा, तब तक आप अपने मन की बात अगला पॉइंट नहीं कर सकते। तो आप डिटेल में तो नहीं जा सकते, क्योंकि यूपीएससी में तो आपको उतना मौका ही नहीं मिलता है बहुत ही विस्तार में लिखने का। तो हम कह देते हैं कि भाई यूएसएसआर और यूएसए ने भी अपने अपनी असुरक्षा की बातें कही है, लेकिन उनकी असुरक्षा के लिए उन्होंने जो तथ्य दिया है वो उतना मजबूत नहीं। आपके लिए यही पैटर्न ठीक रहेगा। वस्तुतः
वस्तुतः उनकी असुरक्षा से ज्यादा महत्वाकांक्षा वस्तुतः उनकी असुरक्षा से ज्यादा उनकी महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण थी। वस्तुतः उनकी असुरक्षा से कहीं ज्यादा उनकी महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण थी। उनकी महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण थी। और उसका कारण क्या है? कारण क्या है? उन देशों की औद्योगिक क्षमता उन देशों की औद्योगिक क्षमता उनकी वित्तीय क्षमता उन देशों की औद्योगिक क्षमता उनकी वित्तीय क्षमता और वेस्टर्न यूरोप का कमजोर होना वेस्टर्न यूरोप का कमजोर होना और चौथा पॉइंट है एवं उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद माने अपने देश को प्रभावशाली देश बनाना है, ये भावना जब भी होगी तो उग्र राष्ट्रवाद की भावना होगी। वंस यू वांट योर कंट्री टू डोमिनेट अदर्स, दिस इज कॉल्ड उग्र राष्ट्रवाद। समझ गए? एक दफा यदि आपने अपने देश को दूसरे देश पर प्रभुत्व की स्थिति में ले जाने की बातें कर दिया तो यह भावना उग्र राष्ट्रवाद की भावना हो गई। तो यद्यपि कि आइडियोलॉजिकली यूएसएसआर नेशनलिज्म कोई नहीं मानता है तो वो आक्रामक राष्ट्रवाद को क्या मानेगा, लेकिन प्रैक्टिकली वहां उग्र राष्ट्रवाद मौजूद है, अमेरिका में भी मौजूद है, तो ये आप दे देंगे। और इन सबों ने मिलकर तब निष्कर्ष लिखिए, वस्तुतः कोई एक कारण के बजाय कारणों की बहुलता में ही वस्तुतः कोई एक कारण के बजाय कारणों की बहुलता में ही हम कोल्ड वॉर के विकास को समझ सकते हैं, हालांकि कारणों की बहुलता में ही कोल्ड वॉर को समझ सकते हैं। हालांकि क्या कारणों की बहुलता में ही कोल्ड वॉर को समझ सकते हैं,
हालांकि राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का मुद्दा सबसे प्रधान मुद्दा था। राष्ट्रवादी महत्वाकांक्षा का मुद्दा सबसे प्रधान मुद्दा था। राष्ट्रवादी महत्वाकांक्षा का मुद्दा सबसे प्रधान मुद्दा था। राष्ट्रवादी महत्वाकांक्षा का मुद्दा सबसे प्रधान मुद्दा था। अब हम यदि इसे मिटा दें तो हम इस तरह से चीजों को देख सकते हैं कि मामला सिक्योरिटी का भी था, मामला आइडियोलॉजी का भी था, लेकिन मामला एम्बिशन का सबसे ज्यादा बड़ा था। सबसे बड़ा मामला क्या था? महत्वाकांक्षा का मामला था। ठीक है, और इस तरीके से कोल्ड वॉर के रीजन्स को आपने समझ रखा। अब हम यदि पीछे की ओर चलकर देखें तो हम यदि रिवाइज करना शुरू करें कि भाई क्या कारण है, तो आइडियोलॉजी का एक मुद्दा, महत्वाकांक्षा का टकराव दूसरा मुद्दा, और असुरक्षा का भाव तीसरा मुद्दा। इसी में हमने टी बना दिया और इसके अंतर्गत हमने पहले आइडियोलॉजी का मीनिंग समझाया और आइडियोलॉजी के मीनिंग के बाद हमने ये बताया कि भाई आइडियोलॉजी का ही टकराव यदि रहता तो फिर चीन का सोवियत संघ से क्षेत्र को लेकर विवाद ना होता, फ्रांस का अमेरिका से टकराव ना होता, यूएसए डेमोक्रेसी को टॉपल डाउन न करता, मैंने डेमोक्रेटिक सरकारों को गिराता नहीं, और राजतंत्र को और सैन्यवादी सरकार को और आतंकवाद को संरक्षण नहीं देता। यानी कि आइडियोलॉजी का मुद्दा मेन मुद्दा या एकमात्र मुद्दा तो नहीं है। कल क्लास नहीं होगा निशा जी, कल का क्लास इस पर ना होकर जो 5 बजे के समय में एक शेड्यूल क्लास और है वो वहीं पर क्लास होगा, तो अभी तो वो नहीं होगा। कल 5 बजे यहाँ पर क्लास नहीं है, 5 बजे क्लास है, अनअकैडमी के ऊपर क्लास है 5 बजे, वो भी स्पेशल क्लासेस है। उस क्लासेस के बारे में आप सबको मालूम ही है कि आप लोगों को वहाँ पर फ्री एक्सेस रहता है, आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही कह रखा है कि मैं उस क्लास की सूचना आप लोगों को अब नहीं दिया करूँगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे लगता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो मैं सूचना नहीं देना चाहता। हाँ, कल भी एमसीक्यू का ही क्लास होगा, कल भी एमसीक्यू का ही क्लास होगा। और लास्ट मोमेंट में कोई चेंज कर दे मेरा मूड तो वो मैं जानूं क्योंकि मेरे मन में एक भावना चल रही है कि मैं नाटो के ऊपर पढ़ाना चाहता हूं। नाटो का मुद्दा इसलिए क्योंकि आज ही मैंने हिंदू में एक आर्टिकल पढ़ा है नाटो के ऊपर, लेकिन अभी एमसीक्यू का ही मान कर चलिए, 5 बजे एमसीक्यू होगा। पिछले सैटरडे को नहीं था, पिछले सैटरडे को मैं बेंगलुरु में था, कुछ मीटिंग वीटिंग चल रही थी, तो इस वजह से पिछले सैटरडे के दिन मतलब जिस समय टाइम होता है उसी समय में एयरपोर्ट पे था शायद, तो इस वजह से नहीं हो पाया था। टॉपिक जब होगा तो मतलब ये जो डिक्लेयर टॉपिक है वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के आगे के इकोनॉमिक इश्यूज को भी कवर करूंगा इस तरीके से। चलिए आगे शुरू करते हैं, शुरू करते हैं आगे। आप हमेशा आते हैं, आते रहिए, आते रहिए, आते रहिए, आते रहिए। मतलब देखो, मुझे क्या लगता है कि चूंकि मैं टीचर हूं तुम लोगों का, तो मुझे खुद के ऊपर मतलब अपने मतलब अथॉरिटी के ऊपर एक संशय सा नजर आया। संशय इस तरीके से नजर आया कि मतलब मैं
कोई कोर्स शुरू किया तो मेरे दिमाग में ये पता है कि आप में से हर किसी को पीटी देना है, समझ गए? आप में से हर किसी को पीटी देना है, और पीटी के लिए वो कोर्स यदि आप लोग कंटिन्यू करते रहते हैं तो ये इतना लाभदायक होगा कि जितने के लिए तुम लोगों की समझ ही अभी उतनी दूर तक नहीं जा पा रही। लेकिन अब यदि तुम्हारे पास में, तुमको मालूम है कि मैंने वो काम क्यों किया सैटरडे के दिन 5 बजे? ऐसा नहीं है कि पूरे सप्ताह में मेरे पास में और कोई दूसरा टाइम नहीं था, मैं इस वजह से ज्यादा नाराज हो गया था। सप्ताह में मेरे पास क्या और कोई दूसरा टाइम नहीं था? मैं तुम्हारे टाइम पर ही उसे किया था ताकि तुम में से हर कोई मानकर चलो कि मेरा ही क्लास है, वो मेरा अपना क्लास है, ये मानकर चलो। लेकिन तुम लोगों ने वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो पॉजिटिव माइंड से दिखाया ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तुमको अपने लिए वहां बुला रहा हूं। मतलब बेटा तुम लोग आते हो ना तो अच्छा है, मतलब आते हो, लेकिन वहां मुझे दिखता रहता है कि कितने लोग आते हैं। मतलब एवरी इंडिविजुअल्स प्रेजेंस कैन बी विटनेस्ड देयर। तो तुम एक बात समझने की कोशिश करो कि मेरा क्लास आज के डेट में अनअकैडमी पे सुबह में 10:30 में शुरू होता है। मैं आराम से सुबह में क्लास में ले सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर सैटरडे के दिन तुम्हारे क्लास के एग्जैक्ट टाइम पर उस कोर्स को रखा ताकि तुम में से हर कोई उस क्लास को अपना एक क्लास मात्र समझ के आ सके। बात यह है कि तुम एक बिल्डिंग में आकर इस कमरे में आने में तुम्हें दिक्कत नहीं है, और इस कमरे में आने में तुमको पता नहीं क्या दिक्कत हो जा रही है, जबकि तुम्हारे लिए पता है कि फ्री है। या तो तुम्हारे अंदर कोई ईगो काम कर रहा है, या तो तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा आलस्य आ गया है कि भाई मैं नहीं आऊंगा, या तो तुम्हारे अंदर कुछ एक अनप्रोफेशनलिज्म काम कर रही है कि अरे हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है ना, तुम ये समझ रहे हो कि जीएस तो ऐसे ही हो जाएगा। तो मैंने तो कभी वो भ्रम तुम्हारे अंदर डालने का प्रयास नहीं किया था कि जीएस ऐसे ही हो जाएगा। जीएस में हिस्ट्री ऑफ सेक्शन के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, कई दफा हिस्ट्री ऑप्शनल के टीचर से नहीं बनता है। यार तुम विद्यार्थी की बात बोल रहे हो, कई दफा हिस्ट्री ऑप्शनल के टीचर से नहीं बनता है। कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो मुझसे नहीं बनते हैं, तुमसे झूठ थोड़े बोलता हूं। कई दफा तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है जो मुझसे नहीं बनता है। मैं तो ये चाहता था कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे सिद्धांता वाले ग्रुप के जो पुराने पुराने लोग हैं, मैं उन सबों को जोड़ूं। मेरा ख्याल ये था कि मेरे कम से कम पुराने 1000 सिहंता वाले लोग आ जाएं, 1000 सिहंता वाले लोग मैं चाहता था आ जाएं, लेकिन मेरे तो प्रेजेंट बैच के बच्चे ही नहीं आ रहे हैं उसमें। तो इसीलिए मैं बड़ा दुखी हुआ, अभी भी दुखी हूं सर। नहीं सही हो पाता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है। सही नहीं होना मधुमाला कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सही नहीं होना कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सही तुम्हारा मेरे द्वारा रखे गए क्वेश्चन में सही होना थोड़ा ना जरूरी है, यूपीएससी में सही होना जरूरी है। और यूपीएससी में सही होने के लिए जरूरी है कि तुम ऐसे प्रश्नों से गुजरो। और तुम सोचो ना कि तुम्हारा हिस्ट्री ऑप्शनल है और एक सिंसियर स्टूडेंट हो तुम, तब भी सही नहीं होता है। और आज यदि सही नहीं होगा, एग्जाम के समय में अचानक प्रेशर पड़ जाएगा, तो क्या हो पाएगा? हिस्ट्री तुम्हारा फंडामेंटल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल है। इसमें भी तुम यदि 2-3 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा एज नहीं लोगी तो क्या काम चलेगा? तो और एमसीक्यू क्लास बंद मतलब नहीं बेटा, बंद नहीं करूंगा, बंद नहीं करूंगा। मतलब मुझे उस दिन बड़ी मैं क्षुब्ध था उस समय, और बंद तो नहीं करूंगा, वो तो चलता रहेगा, बंद करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब तुम लोगों को आने का है आओ, नहीं आने का ना आओ। मतलब कई दफा ना क्या होता है कि आदमी को अपने बच्चों से भी नाराजगी हो जाती है, मेरी वही नाराजगी थी। नहीं नहीं प्रतिभा, एमसीक्यू के बंद होने का कोई सवाल नहीं उठता है, मैं उसको बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा, 100% कंटिन्यू करूंगा, चिंता न करिए। चलिए, तो कारण की कहानी हमारी पूरी हो गई।
और कारण की कहानी के पूरे हो जाने के बाद फिर अब इधर जाके देखो कि यदि ये मामला देखें कि कहां हुआ था, तो पहले तो वह यूरोप के ही अंदर रहा। पहले यह ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में डिवीजन कारण बन गया। ईस्टर्न यूरोप के अंतर्गत वही 6 कंट्री और वेस्टर्न यूरोप का मतलब बाकी वेस्टर्न यूरोप जो कि नाटो से जुड़ गया था। जर्मनी में विवाद का मुद्दा ज्यादा गहरा गया था, इसीलिए ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी में डिवीजन हो गया था। तुर्की और ग्रीस के बारे में बता चुका था, वहां अमेरिकन मिसाइल रख दिया गया था, इसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ में टकराव ज्यादा हो गया था। किस चीज का मेन है उपेंद्र? अच्छा, ठीक है, तो तुम लोग करो। मतलब मैं देखो, मैं यही चाहता हूं कि तुम लोग एकदम रेगुलर, जैसे इस क्लास में तुम रेगुलर होते हो ना, उसी तरीके से उस क्लास में रेगुलर रहो। मैंने एक तरीके से समझ लो कि तुम्हारे फेवर में वो काम शुरू किया, और जब तुम ही नहीं समझ पाते हो तो इसके लिए दिक्कत होती है। तो फिर जर्मनी का विवाद, तुर्की और ग्रीस के मामले का विवाद, चीन में अमेरिका चाहता था कि चियांग काइसे की सरकार बनी रहे, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार आ गई, तो उसके बाद में चाइना चला गया कम्युनिज्म के रास्ते पर, यूएसएसआर के करीब, तो इसलिए पूरा प्रशांत क्षेत्र डिस्टर्ब हो गया। तो अमेरिका ने किसी भी तरीके से यह तय किया कि कोरिया में, यदि उत्तरी कोरिया में कम्युनिस्ट है तो दक्षिणी कोरिया में कैपिटलिस्ट रहे, उत्तरी वियतनाम में कम्युनिस्ट है तो दक्षिणी वियतनाम में कैपिटलिस्ट रहे। कश्मीर का मुद्दा ऑलरेडी इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, आपने पढ़ाई है। सुएज कैनाल का मुद्दा और अरब इजराइल का मुद्दा मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। इसके बाद फिर ये तो है कि किन के बीच में हुआ है, ये तो कोई दिक्कत है बात नहीं, ये तो क्लियर ही है। 1945 से लेकर 54 तक तनाव ज्यादा रहा। 54 में जाके स्टालिन की मृत्यु हो गई। स्टालिन के मरने के बाद कुछ हद तक तनाव में शिथिलता आती है, और तनाव की शिथिलता के आगे की कहानी अभी मैं पूरा जल्दी जल्दी बोल दूंगा, दिक्कत हो जाएगी। आज का क्लास तो यहीं पर रुकेगा। अगले दिन जब क्लास में हम आएंगे तो हम कोल्ड वॉर का मामला कंप्लीट कर चुके होंगे। कोल्ड वॉर के साथ में हम नाटो कंप्लीट कर चुके होंगे। कोल्ड वॉर और नाटो के अलावा हम लोग तब अगले मुद्दे की ओर जब जाएंगे तो वह मुद्दा हमारा होगा यूरोपीय यूनियन का। आज यहीं पर रुकूंगा, ठीक है। तो आप यदि हमेशा प्रेजेंट रहते हैं तो हाँ, पप्पू में कई सारे बच्चों का मैं देखता भी हूँ, प्रेजेंट रहते भी हैं। तो और जो नए बच्चे हैं, जो बच्चे अभी क्या कहते हैं, सोच रहे हैं कि अभी मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूं, तो भैया एग्जाम जिस दिन दोगे उस दिन रोना ना पड़े, उसके लिए जरूरी है ना तो उधर तुम आ जाओ। और तो मैं यही कहूंगा कि देखो, शिक्षकों की नाराजगी कोई स्थायी नाराजगी नहीं होती है, और यदि शिक्षक की नाराजगी स्थायी नाराजगी हो जाए तो फिर प्यार क्या हुआ। अब तो मजा में आईआर समझ आ रहा है बैकग्राउंड सर। हाँ, तो हम हूँ आते हैं सर। हाँ, तो फिर ठीक है, तुम लोग आते रहो। और मैं तो ये चाहता हूं कि तुम लोग तय करो इधर आईआर का मुद्दा वगैरह, तुम लोग कहते हो ना, तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एक बेजोर अपॉर्चुनिटी है कि तुम मुझे बताओ कि सर मुझे आपसे ये टॉपिक डिस्कस करवाना है। तुम ये टॉपिक बोलो, मैं उधर टॉपिक डिस्कस कर दूंगा। तुम एक टॉपिक बोलो, मैं वो टॉपिक डिस्कस कर दूंगा। तुम लोग सब के सब उधर आ जाओ देखने के लिए। यही कहानी है ना। आज इतना ही, चलो गुड नाइट।